तो मैं इस बात पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ IBEA और उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन टीम को कि बजाय इसके कि कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया जाए, उन्होंने बड़े अच्छे वक्त पर एक तो नौजवान वकला के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो कानून को जानना चाहते हैं, कानून को समझना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस रखी और उसको जारी रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेविडो फॉर हैविंग दिस। उसके बाद चूंकि मैं वादा कर चुका था कि मैं कुछ ना कुछ बात जरूर करूंगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो मैंने आज ये सोचा कि कुछ जरा कोर्ट्स जो पाकिस्तान में हैं उनकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर बात हो जाए और कौन से डिफरेंट कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, क्या स्ट्रक्चर है, उनकी जुरिस्डिक्शंस क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी नहीं है और ये एक ऐसी चीज है जो इवन अंडर ग्रेजुएट लीगल स्टडीज में भी आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ते, इस जाविये से नहीं पढ़ते। तो मैंने ये फैसला किया कि इसके ऊपर मैं आज थोड़ी सी बात करता हूं, तो अल्लाह यकीनन मेरी मदद फरमाएंगे और मैं आगाज करता हूं। तो जैसे कॉमन नॉलेज होगी, इवन ले पर्सन्स को पता होगा, एट द टॉप मोस्ट द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जुरिस्डिक्शन है वो तमाम की तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, उसका स्टैट्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है, तमाम की तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। आर्टिकल 184 सबने सुना हुआ है, बट बहुत सबको ये नहीं पता कि आर्टिकल 184 के अंदर भी दो किस्म की जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 184(1) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स। अगर किसी भी दो गवर्नमेंट्स का पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, टू गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है? फेडरल गवर्नमेंट प्लस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्लस द फेडरल गवर्नमेंट, इन 5 एंटिटीज में से अगर किसी का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट कहा जाएगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(1) के अंदर कभी भी जब दो हुकूमतों का डिस्प्यूट होगा तो कभी सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट पूरे पाकिस्तान में ये केस नहीं सुन सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका जाहिर बड़े रीजंस भी हैं, क्योंकि US की जो जुरिस्प्रूडेंस थी जिसके ऊपर हमने इस आर्टिकल को बेस किया, तो आइडिया ये था कि अगर सिंध हाई कोर्ट सुन लेगा तो शायद वो सिंध की तरफ, या पंजाब हाई कोर्ट अगर सुने तो पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट सुने तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ उसकी कोई सिंपथीज ना हो, या एटलीस्ट नहीं भी हो तो तमाम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही ऑनरेबल है, मगर एटलीस्ट पब्लिक आई में उनकी एक इज्जत, और वो जिसको कहते हैं कि पब्लिक आई में ऐसा लगे दैट जस्टिस इज नॉट ओनली बीइंग डन बट इट इज बीइंग सीन टू बी डन, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। एंड इट विल पास declaratory judgment, which means that its judgment is not enforceable by the Supreme Court itself under the Constitution. It will only be a declaratory judgment. अच्छा, इसी तरह आर्टिकल 184 में जैसे कि मैंने कहा दो जुरिस्डिक्शंस हैं, तो एक तो हो गया आर्टिकल 184(1) और दूसरा मशहूर जमाना आर्टिकल 184(3). आर्टिकल 184(3) क्या है? आर्टिकल 184(3) तमाम हम जितने सुनने वाले होंगे उन्होंने सुना हुआ होगा। इट इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट विल इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ द कंट्री और द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री combined with when that enforcement of fundamental right is a part of an issue of public importance. अब ये इंटरप्रिटेशन में हम नहीं जाएंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। इंटरप्रिटेशन कोई ऐसा सच है भी नहीं, जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो दिल करता है वो उस हिसाब से चलते हैं, मगर अलबत्ता 184(3) के तहत ही कोरोना वायरस पे भी सू मोटो होता है, 184(3) के तहत ही डैम फंड भी बनाया जाता है, 184(3) के तहत ही पॉपुलेशन कंट्रोल को
की भी कॉग्निजेंस ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। 184(3) के तहत ही यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा जाता है कंटेम्प्ट में, बट quite generally preceding 184(3) exercise of jurisdiction। नवाज शरीफ साहब को भी 184(3) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो 184(3) सुप्रीम कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें मैं सिर्फ एक कमेंट में मैं अगर ऐड कर दूं, बात वरना लंबी हो जाएगी अगर डिटेल में जाएंगे, तो 184(3) वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। बट लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, लीगल इंग्रेडिएंट्स हैं to enforce a fundamental right on an issue of public importance। अच्छा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन के ऊपर। एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? तो सबसे पहले आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 2 it says that any appeal from either a judgment or an order of the High Court in criminal cases or in appellate or original jurisdiction having imposed either death penalty or life imprisonment। तो जहां पर डेथ पेनल्टी, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट या ऑर्डर अपहोल्ड करता है या इन्फोर्स करता है, वहां पे एज ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 185(2) एज ऑफ राइट you have the right of an appeal. The Supreme Court will hear the appeal and then it will decide it. No leave petition is required under the constitutional language. It is your right. It can be any appeal from any judgment and order where either death or life imprisonment have been imposed. आर्टिकल 185(2). अच्छा, अब आर्टिकल 185(2) जो है, इसके भी जिस तरह आर्टिकल 184 के 2 पार्ट्स थे, तो आर्टिकल 185(2) के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो हमने समझ लिया कि जहां पर डेथ सेंटेंस होगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, वहां पे एज अ मैटर ऑफ राइट आप अपील दायर कर सकते हैं। देन appeal in civil cases where the value exceeds 50,000 rupees। 50,000 rupees से exceed करती है value, go to the Supreme Court, otherwise you can't। if it exceeds 50,000 you go to the Supreme Court। किसी भी तरह के सिविल केस में, अब जाहिर है तमाम हाई कोर्ट जो हैं वो एपलेट जुरिस्डिक्शन रखती हैं सिविल केसेस में, मास सवाए सिंध हाई कोर्ट के कराची सीट को, जिसकी 15 मिलियन में, अगर 15 मिलियन से ऊपर कोई भी केस है उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली कराची सीट पे हो जाती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने कुछ खुदाए खौफ करते हुए उसको 100 मिलियन पे रखा हुआ। तो उसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर, हाई कोर्ट की जजमेंट जिसमें 50,000 से ज्यादा का सिविल क्लेम है, वो इट विल बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से आर्टिकल 185(2) के अंदर जो तीसरा पार्ट है वो है एन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट वेयर द हाई कोर्ट इटसेल्फ सर्टिफाइज दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो कोई भी सिविल केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए होगी, ऑटोमेटिकली it will go from not automatically, I'm sorry for my language, it will be appealed from the High Court to the Supreme Court, but the matter remains that the High Court has to certify that this case involves a substantial question of constitutional law। Now आर्टिकल 185(3), ये तो खैर 2 पार्ट हो गए, हमने 2 पार्ट समझ लिए। अब आर्टिकल 184 समझा हमने, आर्टिकल 185 समझा हमने, आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 2 समझा हमने। अब हम आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3, एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपील्ड to the Supreme Court provided that the Supreme Court gives appeal, gives leave। तो जहां पे भी
जहां पे अभी हमने ये सारी हमने देखा, यहाँ पे अपील है, यहाँ अपील है, यहाँ अपील है, यहाँ अपील है, यहाँ अपील है। जहां पर अपील नहीं है वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है कि आप अपील तब भी फाइल कर सकते हैं, बट इट विल बी ऑन द लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत होगी तो वो अपील को सुनेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं होगी तो वो अपील को नहीं सुनेंगे। दिस इज आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3। नाउ आर्टिकल 186 एक और जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। एनी क्वेश्चन of public importance, the Supreme Court will provide a judgment, an advisory judgment. That judgment will not be enforceable as a normal judgment. It will be only in terms of an opinion. अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं जाके सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता हूं? नहीं। Under Article 186, it is the President who, of course, will act on the advice of the federal government. The President can ask for the advice of the Supreme Court. इसके कुछ प्रेसिडेंट्स मिलते हैं। एक रिसेंटली शायद आपने सुना हो कि जब पीपल्स पार्टी दौर आया 2008 में, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल दोबारा खुलवाया गया, तो वो एक रेफरेंस प्रेसिडेंट ने भेजा था अंडर आर्टिकल 186। अच्छा, इसी तरह कुछ जगहों पर जैसे कि चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट करना चाहिए हाई कोर्ट का, इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट एक दफा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर चुका है। तो दिस इज द एडवाइजरी, दिस इज नॉट अ नॉर्मल जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक कह देती है ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारी एडवाइस है। सो इट एक्ट्स एज अ लीगल एडवाइजर, एन इंस्टीट्यूशनल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। Article 187. Now this you have to understand is not a standalone jurisdiction. It is rather a supplementary part of the jurisdiction of the Supreme Court, where the Supreme Court can issue any direction or any order to do complete justice between the parties. कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर वो ऑर्डर और हर वो डायरेक्शन दे सकती है जिससे कंप्लीट जस्टिस हो। अब वही we will not go into detail because obviously फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी, but you have to understand that article 187 is only a supplementary jurisdiction जो बाकी जो jurisdictions को supplement करती है। Article 188, the Supreme Court can review its own orders, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एक जजमेंट पास की, उसको सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू कर सकती है। रिव्यू का पूरा तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर मौजूद है और बेसिकली रिव्यू का वही सुप्रीम कोर्ट के सब्सटेंटिव पावर्स वही हैं रिव्यू करने के जो एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं सीपीसी के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन भी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन वंस अगेन कि वो अपने ही ऑर्डर अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमारे पास ऑर्डिनेंस भी है, मगर स्टैट्यूटरी सजा भी देता है, मगर असल जो सब्सटेंटिव जो लॉ है वो आर्टिकल 204 से आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी सुपीरियर कोर्ट जो हैं वो अपने कंटेम्प्ट की सजा दे सकती हैं। ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इंश्योर करता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, इसी तरह आर्टिकल 203F, ये क्या है? आर्टिकल 203F बेसिकली इज एन अपील फ्रॉम द फेडरल शरीयत कोर्ट टू द शरीयत एपलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट हम सब जानते हैं होती है, उसकी जो अपील जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को ही जाती है जिसको शरीयत एपलेट बेंच कहा जाता है। ये जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 203F के तहत है। फाइनली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एड्रेस करता है जो सिविल सर्विस डिस्प्यूट बिटवीन द सिविल सर्वेंट्स एंड द गवर्नमेंट्स को गवर्न करता है। अगर
जिस तरह हमें पता है कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 212 के अंदर ही बार हुई भी है, तो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट ने कुछ कवानीन बनाए हैं और फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल बनाए हैं। आर्टिकल 212 के तहत वो तमाम फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर्स और जजमेंट्स अपीलेबल आर ओनली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक ज्यूरिसडिक्शन है। अच्छा, अब मैंने सोचा ये था, मेरे दिमाग में ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर और नीचे मैजिस्ट्रेट तक कोशिश करेंगे कि तमाम की ज्यूरिसडिक्शंस को समझें, बट टाइम की पॉजिटी है और सुप्रीम कोर्ट की ही ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस करते हुए टाइम कुछ ज्यादा लग गया। तो इन एनी इवेंट क्योंकि टाइम हो चुका है और टाइम की बड़ी इस वक्त जिसको कहते हैं कि महदूद अमाउंट में मौजूद है, तो व्हाट वील डू इज कि हम फिलहाल हम आज इसको खत्म करते हैं और इंशाअल्लाह आगे जब कभी कोई कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, दुआ भी करेंगे कि ये कोरोना वायरस वाला मसला हल हो जाए, तो ऑनलाइन के बजाय इन पर्सन कॉन्फ्रेंस की जाए। और कोशिश इंशाअल्लाह ये होगी कि टाइम निकाल के मैं जरूर आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला बाकी जितनी तमाम जुरिसडिक्शंस हैं उनके ऊपर फिर हम इंशाअल्लाह इसको साथ लेके चलेंगे, या जो भी कॉन्फ्रेंस का टॉपिक हुआ फिर उस हिसाब से चलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर asking me to